हरियाणा के नौजवानों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अगस्त 2022, दैट मीन्स तकरीबन आज से कोई 1.5 महीने बाद 26,000 नौकरियों के लिए CET पेपर होने जा रहा है। CET की फुल फॉर्म क्या है ये तो आपको मालूम होगा, क्योंकि ये पेपर हिंदुस्तान में पहली बार होगा और होगा भी हरियाणा में होगा। ये मुझे याद है कि 2019 में भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि CET का पेपर शुरू किया जाएगा और 2021 तक इसकी सारी औपचारिकताएं वो पूरी करके इसे सारे भारतवर्ष में लागू कर दिया जाएगा। कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया, परंतु आपके लिए ये शुरू हो जाएगा, बस थोड़े दिनों की बात है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत सरकार की ये टेस्ट लेगी। सो दैट आपने तैयारियां कर रखी होंगी, क्योंकि पहले ही 2019 से बहुत सारी वैकेंसीज निकल चुकी हैं, जैसे पटवारी की, ग्राम सचिव की, और 2 बार उनका जो पेपर है वो पोस्टपोन हुआ या कैंसिल हो गया, या पेपर हुआ और उसके बाद या पेपर की डेट आई वो कैंसिल कर दी गई। तो आपने तैयारियां तो कर रखी होंगी, परंतु अब क्या है कि अब आपको अगर पहले तैयारी कर रखी है तो वो तैयारी अब काम आने वाली है। ये पेपर कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे आपको, और क्या क्या हो सकता है, कैसा करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, और एक कटाक्ष भी करूंगा आखिर में जाके, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। क्योंकि अब इसकी जो, जैसे मैंने बताया आपको, अगस्त 22 में पेपर होगा, 8 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है अप्लाई करने की। जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है वो ठीक है, परंतु जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो हरियाणा सरकार ने एक और मौका दिया है कि 8 जुलाई तक इसे फॉर्म भर सकते हैं, और 13 जुलाई उसकी है आखिरी तारीख जब तक आप इसकी फीस भर सकते हैं। 13 जुलाई तक आप इसकी फीस भर सकते हैं। सो दैट मीन्स अभी एक और मौका, जो अब नए कैंडिडेट्स आ गए होंगे मार्केट में, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, उनके लिए भी मौका ये बन गया है। सो जैसा कि कहा कि अगस्त 22 ये पेपर हो जाएगा। अब इसके बाद देखना है हमें, इसको भी मैं बाद में करते हैं अभी, कि 26,000 के करीब वैकेंसीज हैं, जो कि C और D कैटेगरी में है। ज़्यादा C कैटेगरी में है, कुछ D में भी हैं, और ग्रुप B में भी कुछ वैकेंसीज हो सकती हैं। तो तकरीबन 26,000 वैकेंसीज हैं जो कि हरियाणा सरकार इस CET के माध्यम से भरने वाली है। और इसके आगे जो है एज लिमिट क्या है, एज लिमिट अच्छी खासी है। 18 साल के नौजवान से लेके 42 तक का जो युवा है वो इस फॉर्म को भर सकता है। 18 से लेके 42 तक, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 18 से 42 तक की जो है वो समय दी गई है कि 42 की उम्र वाले जो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। और उसके साथ साथ रिलैक्सेशंस भी हैं। रिलैक्सेशन सबको मालूम है, SC ST के लिए 5-5 साल की रिलैक्सेशन होती हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन होती है, उसके लिए फिर अलग से बात करते हैं। परंतु आज की डेट में जो जनरल कैटेगरी का 18 से 42 और नॉर्मली 5 साल की रिलैक्सेशन जो है वो बाकी के लिए रहती है। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएशन है, ठीक है जी। इसको भी बाद में बताता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और आपने वो ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए, उसके बारे में भी ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो 2015 की नोटिफिकेशन है यहाँ पे बताया गया है। सिलेबस क्या होगा, ठीक है जी। अब इसमें ये देखने वाला है सिलेबस क्या होगा। पहला जो पार्ट है वो होगा GS का होगा या जनरल अवेयरनेस का होगा, और उसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे आपसे, हिस्ट्री में से पूछे जाएंगे, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से पूछे जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और उसके जो हमारा आर्ट है उसके बारे में पूछे जाएंगे, हमारा भूगोल है उसके बारे में पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे जाएंगे, जनरल पॉलिसी गाइडलाइंस क्या होती हैं वो उनके बारे में पूछे जाएंगे, नेशनल हमारे भारत की या अंतर्राष्ट्रीय
उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो वातावरण है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इवेंट्स कौन कौन से हैं, जनरल साइंस, और उसके बाद एक और भी है जिसे कहते हैं एटसेट्रा कहते हैं। दैट मीन्स कहीं से कुछ भी क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। फिर रीजनिंग का भी अच्छा खासा सिलेबस है। दैट इज यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूड। ठीक है जी, इंक्लूड का मतलब क्या है कि ये तो है ही है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, इंक्लूड का मतलब टेक्निकली लीगल टर्म्स में यही होता है। इंक्लूड का मतलब ये तो है ही है, इसके अलावा भी और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट इज सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक पेनिट्रेशन, सिंबॉलिक नंबर न्यूमरोलॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इनको अच्छे से ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। फिर तीसरा सब्जेक्ट क्या है, दैट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी। दैट मीन्स आपका ये मैथ्स वाला जो सेक्शन है वो आ गया यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे आपसे, सिंप्लीफिकेशन से, डेसिमल से, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल, ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एटसेट्रा भी दिया गया है ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए आपको उन चीज़ों की भी तैयारी करके रखनी है। और फिर उसके बाद चौथा पेपर आपका होगा, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इंग्लिश में सिनोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, कन्वर्जन्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, पैसेजेस, टेंसेस, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रहेंशन पैसेज, एटसेट्रा। तो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने हैं तो इनको भी याद रखिएगा। फिर हिंदी पांचवा सब्जेक्ट आ गया आपका, दैट इज शब्द, अलंकार, विकारी शब्द, वाक्य विकारी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बला बला, ये सब चीज़ें जो हैं इनके बारे में भी आपको अच्छे से तैयारी की होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है जी। फिर स्टेट की आपको जो है वो भी जी के आनी चाहिए। उसमें स्टेट की हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, भूगोल, लिटरेचर हमारा हो गया, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, सिविक्स हमारी पॉलिटी हो गया, हमारा एनवायरनमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम, नॉर्म, सोसाइटी, करंट अफेयर, इवेंट्स, एटसेट्रा। तो इन सब के बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। फिर सिलेबस फॉर सीईटी अब क्या कहता है कि अब देखिए आपके पास जीएस हो गया, ठीक है जी, फिर आपके पास क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो अगर 100 क्वेश्चन है तो 75 क्वेश्चन यहां से आएंगे, और 25 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन कहां से आएंगे, वो हरियाणा जीके से आएंगे, वो हरियाणा जीके से आएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन दैट फॉर सी ग्रुप। अगर आपने क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको +2 का सिलेबस जो है वो सारा याद होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वांट्स, इंग्लिश, हिंदी, वो +2 लेवल तक के क्वेश्चन वहाँ पे आने हैं। और अगर आप डी कैटेगरी, जो कि बेसिकली एक पीएन लेवल की पोस्ट मानी जाती है, उसको अब अपग्रेड कर दिया गया है बेसिकली, तो पर है वो एमटीएस कैटेगरी कहते हैं उसे, तो वहाँ पे आपका जो है 10th लेवल तक का सिलेबस है वो पूछा जाएगा। सो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप कौन सा सिलेबस आपने उसके लिए तैयारी करनी है। ठीक है जी। सो अब इसमें सीईटी के एग्ज़ाम में
50% मार्क्स आपके आने चाहिए। कितने परसेंट? 50%। और रिजर्व कैटेगरी के लिए वहां पे 40% मार्क्स उनके आने चाहिए, ठीक है, टू बिकम एलिजिबल, एलिजिबल होने के लिए। उसके बाद क्या होगा? एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद क्या होगा? एक मेरिट लिस्ट बनेगी, टोटल मेरिट लिस्ट बन जाएगी, और नौकरी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। नौकरी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप, ये फीस है बेसिकली 1000 रुपया तकरीबन फीस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब आप नौकरी के लिए एलिजिबल हो गए तो उसके लिए क्या होगा कि जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी होगी वो डिपार्टमेंट एक दोबारा से टेस्ट अनाउंस करेगा, और जब वो टेस्ट अनाउंस करेगा तो उसके लिए वो बताएगा कि मुझे कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए कोई स्पेशल कैटेगरी की जो क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो वहाँ पे ऐड हो जाएगी, और उसके लिए उसका सिलेबस क्या होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। सो दैट मीन्स ये सीईटी की तैयारी करके आप बिल्कुल एकदम नौकरी के लिए तैयार हो जाएंगे, परंतु आपको नौकरी पाने के लिए एक और टेस्ट देना पड़ेगा। वैसे इस सब को देख के मुझे आज एक किताब में पढ़ रहा था, उसका रिव्यू पढ़ रहा था, मुझे लगा कि मैं उसको आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टेस्ट नहीं हो रहा, ये कहीं ना कहीं जुआ खेला जा रहा है, गैम्बलिंग हो रही है। क्यों? अब देखिए 75 क्वेश्चन आने हैं आपके। 75 क्वेश्चन जो है आपके जीएस में से, दोबारा से लिख रहा हूं मैं सिर्फ इसलिए कि आपको सामने दिखे, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड हिंदी, 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। 75 क्वेश्चन आने हैं। जीएस में ही कम से कम 13 से 15 किताबें हैं, टॉपिक नहीं, किताबें हैं, ठीक है। रीजनिंग इसका कोई सिलेबस ही नहीं है। क्वांट +2 तक का क्वांट आना चाहिए आपको। क्वेश्चन कितने आएंगे? हो सकता है 4 आए, 5 आए, 6 आए, क्योंकि टोटल जो है जीएस में से अगर ये 14-15 टॉपिक हैं तो कहते हैं कि तकरीबन 40 क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री या 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। एंशियंट हिस्ट्री की अलग से किताब है, मेडिवल की अलग से किताब है, मॉडर्न की अलग से किताब है, ठीक है। तो एक एक किताब पढ़िए, एक एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद कह सकते हैं वहाँ पे। क्वांट +2 का क्वांट आना चाहिए। क्वेश्चन कितने आएंगे? 4 या 5 आएंगे, और सिलेबस आपको वो पूरा जो है आपके पता होना चाहिए। इंग्लिश आपने देखा होगा कि तकरीबन 12-13 वहाँ पे टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन कितने आएंगे? 4 या 5 आएंगे। सिमिलरली हिंदी पूरा सिलेबस है आपका, और आपने जो +2 तक पढ़ी है तो वहाँ भी क्वेश्चन 4-5 आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद बच्चों के लिए ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम एक जुआ हो गए हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। और कई बार तो मुझे भी ये लगता है कि ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं खोखला हो चला है। खोखला इसलिए हो चला है कि ये हम किस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट का किस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में से पूछ के उसका किस तरह का उसका हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। ये नॉलेज टेस्ट है, विजडम टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, किस चीज़ का टेस्ट है ये तो जुए का खेल हो गया कहीं ना कहीं। पता नहीं मैंने जो पढ़ रखा है वो वहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि एक एक किताब में से एक एक क्वेश्चन आने की उम्मीद कर सकते हैं आप लोग। ये शायद ये
आपने आईआईटी की तैयारी कर ली होती तो वहाँ पे चांस आपका बेहतर हो जाएगा यहाँ पे नौकरी पाने से ज़्यादा। ये किताब का रिव्यू मैं पढ़ रहा था, तो वो किताब का रिव्यू मुझे लगा कि आपको ना एक ब्लैक जैक जो है वो गेम आनी चाहिए। ब्लैक जैक गेम, ये अगर इसको पढ़ सकेंगे आप जो है ना, तो एक हुआ क्या, ये एक किताब लिखी है किसी ने, प्ले इट राइट, और ये एक कंप्यूटर एक्सपर्ट थे जिन्होंने ये किताब लिखी है। आईआईटी से उन्होंने कंप्यूटर की डिग्री ली, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री ली, फिर यूएसए में जाके उन्होंने वहाँ पे जाके जॉब की, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब की, परंतु कंप्यूटर के आगे बैठ बैठ के थक गए वो, और कहा कि नहीं ये तो बहुत बोरिंग सा काम है जो है ना, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक ब्लैक जैक जो है ना टेक्निक, उसके बारे में किसी ने बताया कि ये ब्लैक जैक टेक्निक होती है एक, ठीक है ना, आप इसकी मास्टरी कीजिए। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स की इच्छा के विरुद्ध साल 2 साल कमरे में बंद होके ब्लैक जैक टेक्निक जो है ना उसके ऊपर जो अध्ययन किया, रिसर्च किया। अब गैम्बलिंग के ऊपर रिसर्च किया, और गैम्बलिंग के ऊपर रिसर्च की जब उन्होंने किया तो उसके बाद वो जुआ खेलने चले गए। जब जुआ खेला तो वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि ये कुछ टेक्निक थोड़ी सी और इसे रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइन क्या करना पड़ेगा कि बड़ा पैसा नहीं लगाना, पहले छोटा पैसा लगा के देखो। वहाँ पे छोटा पैसा लगा के उन्होंने ट्राई किया उसको, और उन्हें लगा कि ये कामयाब हो रहा है, और वो इतने कामयाब हो गए कि जो जुआ कंपनी थी उन्हें पता लग गया कि इसने जो है हमारा कोड क्रैक कर लिया है, और उन्होंने इसका एंट्री बंद कर दी वहाँ पे। जब उसकी एंट्री बंद कर दी तो फिर उन्होंने अपना तरीका बदला और एक नशेड़ी की तरह पे, नशेड़ी का एक्टिंग करके वो किसी दूसरे क्लब में चले गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने जो था अपना गैम्बलिंग का काम शुरू कर दिया, और एक सफल कामयाब गैम्बलर बन गए वो, ठीक है। जब गैम्बलिंग करते करते एक बार उनकी मुलाकात हुई न्यूयॉर्क में कुछ लोगों के साथ जो उनके साथी थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ये एक जो टेक्निक है आप और जगह भी अप्लाई कर सकते हो, और उन्होंने उसे एक किताब बताई, ठीक है ना। उस किताब का नाम था दैट इज लायर्स पोकर। बेसिकली ये जुआरियों की बहुत बड़ी गेम होती है कि इस किताब को पढ़ो तो तुम जो है ना किसी और फील्ड में भी बहुत कामयाब हो सकते हो। तो उन्होंने लायर्स पोकर किताब पढ़ी, और उस पर को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं ना शेयर मार्केट वाले, उनके पास जॉब के लिए अप्लाई किया, और वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी जहाँ पे बड़े बड़े जो है ना लोग फेल हो जाते हैं, वहाँ पे अप्लाई किया। और जब वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस के जवाब दिए तो वो सारे दंग रह गए कि इससे तो बहुत कुछ पता है। आखिरी इंटरव्यू, जब लास्ट इंटरव्यू थी, तो वहाँ पे उन्होंने उसका इम्तिहान लिया कि एक डेक ऑफ कार्ड, दैट मीन्स के ताश के पत्ते लिए, और ताश के पत्तों में से उन्होंने सामने रख दिए, पूरा कार्ड रख दिए, एक पत्ता निकाल के अपने पास रख लिया और कहा कि बताओ ये पत्ता जो निकाला है हमने ये कौन सा पत्ता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ही उस आदमी ने वो ठीक बता दिया कि आपने कौन सा पत्ता निकाला है, क्योंकि जुआ भी एक तरह की साइंस, उन्होंने कह दिया कि ये साइंस है। इस तरह का प्रूव करने की कोशिश की। तो भैया ठीक है, मजाक की बात है वैसे तो ये, पर मुझे आज की तारीख में लगता है कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक जुआ हो गया है। क्योंकि अगर ये सारा सिलेबस मुझे पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ जीएस का सिलेबस पढ़ना है जहाँ पे 13 मैं कह सकता हूँ किताबें हैं, और अगर मैं 2-3 हज़ार क्वेश्चन भी जो है एक टॉपिक के करूँ तो 60-70 हज़ार क्वेश्चन तो मुझे उस चीज़ के तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू डू इट ऑल्सो। तो हमें कहीं ना कहीं अपना एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ये भी देखना होगा कि भारत सरकार को, अपनी सारी सरकारों को, इट इज़ नॉट हरियाणा के लिए नहीं मैं कह रहा, ये
इट इज़ नॉट फॉर हरियाणा, इट इज़ फॉर ऑल द स्टेट। मैं सब जगह यही बात करता हूँ कि हमें अपना कहीं ना कहीं सिस्टम में बदलाव लाना होगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं पुराना हो चुका है। जितनी इंफॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं वो सारी की सारी गूगल में अवेलेबल है, तो फिर आप किस चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं? जो चीज़ आसानी से मिल सकती है हमें बाज़ार में कहीं से भी, तो उसका टेस्ट हम इंसान से क्यों ले रहे हैं? ठीक है, तो ये तो बात एक रही, पर इसका सॉल्यूशन मैं तो नहीं निकाल सकता, पर मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग जब मिलके सरकार के साथ अपनी अंतरात्मा की बात करेंगे तो सरकार इसके ऊपर ज़रूर सोचेगी कोई नया सिस्टम, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार भी नए नए प्रयत्न कर रही हैं, ठीक है, और नई नई स्कीमें लेके आ रही हैं। तो ये भी एक नया प्रयत्न यहाँ भी करना चाहिए कि बच्चों के लिए ये सिस्टम जो कि एक दबाव बन के रह गया है बच्चों के ऊपर, उसमें भी जो है ये चेंजेस लेके आनी चाहिए। सो अल्टीमेटली अब क्या है, जैसा मैंने पहले बताया कि सीईटी के बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फिर हर डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंडली एक और बात कि सिर्फ हरियाणा वाले ही नहीं, किसी भी स्टेट का कोई भी जो कैंडिडेट है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो हिमाचल से है, चाहे वो यूपी से है, दिल्ली से, राजस्थान से है या केरल से भी है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, आपको उस सिलेबस के हिसाब से जॉब में अप्लाई करना होगा और उसकी तैयारी करनी होगी। अच्छे से तैयारी कीजिए और उम्मीद है कि कामयाबी हासिल करेंगे। सो विद दिस माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।